to Living the Law of One। अब चैप्टर 1 का दूसरा पहलू है। पहले पहलू में हमने विज्ञान की बात की, हाउ साइंस हैज इम्पैक्टेड दिस वर्ल्ड, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्री विल। फ्री विल का मतलब है आपकी इच्छा। जैसे हमने साइंस वाले पोर्शन में बात की थी, उसमें बताया गया था कि ईश्वर ने आपको तीसरी घनत्वता में एक चीज दी है, और वो दी है आपको। आपको क्या चाहिए वो चुनने की फ्री विल। तो चुनना, चॉइस आपको दी है, मतलब कि आपकी चुनाव करना। अब चुनाव आप तभी करेंगे ना जब आपके पास फ्री विल है। तो उस फ्री विल के बारे में अब हम बात करेंगे। फ्री विल का यहाँ पर कुओं ने जो बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में, वो कहते हैं कि जो फ्री विल है इस ब्रह्मांड में, जो एक घोंसले की तरह एकदम सुरक्षित, इस तरह से हम लोगों का जो ये माया जाल का अनुभव है, ये मुश्किल हो सकता है समझना। और इसको समझने में, आई विल रीड इट आउट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। द इम्पैक्ट ऑफ बिगिनिंग टू ग्रास्प द एक्चुअल नेचर ऑफ द नेस्टेड illusions of experience is daunting and can constitute a time of adjustment in which the nature of the self is allowed to transform itself according to the ways of this free will that enters into creation upon each level of development। तो वो कहते हैं कि जब आप इस मायाजाल के गेम के अंदर हैं, तो यहाँ पर तो आप एक तरह से अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, लेकिन ये जो मायाजाल का गेम है और इसके अंदर आपके जो अनुभव होते हैं वो मुश्किल हो सकते हैं, और आपको उसके हिसाब से अपने आप को मोड़ने में, एडजस्ट करने में और उसको समझने में, खुद को समझने में आपको वक्त लग सकता है, जिसके हिसाब से आप अपने आप में बदलाव लाने में आपको वक्त लगेगा। इन विच द नेचर ऑफ द सेल्फ इज अलाउड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ दिस फ्री विल that enters into the creation upon each level of development। तो हर इंसान जो इस घनत्वता में आता है, पैदा होता है, अव्वल तो जैसा मैंने बताया कि हजारों सालों से आप यहाँ पर हो। बस ये है कि एक वस्त्र उतार रहे हो शरीर का और दूसरा वस्त्र पहन रहे हो। तो असल में जिंदगी तो एक सोल की 75,000 साल से रही है, लेकिन आपको लगता है कि आप 50 साल, 100 साल, 110 साल जिए हो, या पुराने जमाने में 900 साल। तो यहाँ पर आपको हर स्तर पर अपनी उन्नति करने के लिए और वक्त लग सकता है। enters into the creation upon each level of development। तीसरी घनत्वता से चौथी में जाना, चौथी से पांचवी में जाना, वो सब वहां पर तो फ्री विल तो है ही, वो तो डेंसिटी लव की है, तो वहां पर तो फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ये चॉइस जो है वो सिर्फ आपकी तीसरी घनत्वता में है। The free will of yourself can barely be distinguished from the free will of that logos that is your higher self, that overarching logos that is the group mind of that soul stream, that overarching logos that is the planetary mind and so forth। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी फ्री विल जो है वो सिर्फ आपकी फ्री विल है, तो शायद आप वहां पर थोड़ा सा ये भूल रहे हो कि आपकी फ्री विल तो है, आपको चुनने का मौका तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आपका हायर सेल्फ जो है उसकी फ्री विल भी है। क्योंकि आप उसको बोल कर आए थे ना कि मैं अगर ये करूं तो मुझ में, मेरी जिंदगी में ये माध्यम या उत्प्रेरक लगा लेना, कैटलिस्ट लगा लेना। आप उसको बोल कर आए थे कि मेरे ये लर्निंग्स हैं, मैं ये सीखने के लिए इस धरती पर आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो ध्यान रखना कि मैं ये सीखे बिना यहाँ से तो ना जाऊं, तो जब तक सीख ना लूं उत्प्रेरक लगाते रहना। तो आपकी फ्री विल के साथ साथ हायर सेल्फ की भी फ्री विल लग रही है। अब उस हायर सेल्फ के ऊपर आपके इस लोगोस की, आपके इस सौर मंडल की, आपके मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा,
उनका जो लोगोज है, उनका जो सन है, उसकी फ्री विल भी लग रही है। कहीं ना कहीं आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और इन सबके हिसाब से लिखा है, सबसे सलाह मशवरा करके। उसके बाद सेंट्रल सन, आपके जो मेन लोगोज है, सब लोगोज, मेन लोगोज, सब लोगो, लोकाय, वो सबकी फ्री विल कहीं ना कहीं उसका असर भी होगा। सिर्फ आपकी फ्री विल काम नहीं करती, लेकिन आप चुनोगे उस हिसाब से। होता क्या है कि हमें लगता है अरे ये मेरा फैसला था, ये आपका फैसला नहीं था, ये आपको आपके हायर सेल्फ ने भेजे में डाला कि ये फैसला करो। और उसको किसने बताया? उस लोगों ने बताया। और मतलब ऊपर वाले लोगों ने, उसको किसने बताया? उसके ऊपर वाले लोगों ने। तो सेंट्रल सन से लेके ये जो हायरार्की चली आ रही है, प्लानिटरी माइंड का मतलब है कि आपकी जिस धरती के ऊपर आप हो, उस धरती के ऊपर जो पूरी सभ्यता है, वो जिस तरह से सोचती है वैसे आपको सोचना सिखाया है। तो आप कहीं ना कहीं अपने धरती के लोगों की अ, सभ्यता के हिसाब से, अपने देश की सभ्यता के हिसाब से, अपने समाज की सभ्यता के हिसाब से, उस तरह की सोच, और जिस माहौल में आप पैदा हुए हो, आप जिस माहौल में पले बढ़े हो। आप अगर मुस्लिम घर में पैदा हुए, क्रिश्चियन घर में पले बढ़े बढ़े और शादी आपके हिंदू से हो गई, तो सोचो आपकी सोच कितनी बार बदली, आपका तौर तरीका कितनी बार बदला। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी देश में पैदा हुए। हो सकता है आप भारत में पैदा हुए हो, लेकिन आप जाके अमेरिका में रहते हैं, तो वहां भारत की तरह जमीन पर बैठकर चूल्हे पे खाना बना के हाथ से तो नहीं खाएंगे। तो जो भी आपकी चॉइस है, वो चॉइस आपकी फ्री विल के हिसाब से, वो चॉइस आपकी एनवायरनमेंट, आपका जन्म, काल और समय के हिसाब से बदलेगी। अगर आप सोचते हो कि हजारों सालों से आप इसी तरह से कर रहे हो, नहीं। अगर आप कहीं साउथ अमेरिका में पैदा हुए होते आज से 500 साल पहले, तो आपका तौर तरीका अलग होता, आपकी चॉइस अलग होती, सेम इसी सिचुएशन को लेके आपकी चॉइस अलग होती। तो वो हो गया काल और समय। कौन से देश में पैदा हुए, तो जगह, जगह के। एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि जब आप किसी की पत्री पढ़ते हो, आप टैरो करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, काल, समय, धर्म, जगह, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको सामने वाले को बोलना है या बताना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक मुस्लिम लड़की को या किसी गांव की हिंदू लड़की को बोल दोगे हाँ तो क्या हो गया, पति से नहीं बनती, छोड़ दो, दूसरा कर लो, दूसरे से भी नहीं बनेगी तो तीसरा कर लेना, थप्पड़ मारेंगे मुंह के ऊपर खींच के। पर यही आप किसी यूरोप या अमेरिका के क्रिश्चियन को या वहां की किसी लड़की को कह दो जो धर्म में ही नहीं मानती, वो बोलेगी हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है। तो इंसान कपड़े कौन से पहनता है, खाता कैसे है, हर चीज, जीता कैसे है, अपनी जिंदगी का एक एक फैसला जो चुनता है करना, वो उस चुनाव के पीछे ये बहुत सारी बातें होती हैं। आपके हायर सेल्फ आपका, आपके रूट ऑफ द माइंड में डालेगा कि इस वक्त आपको ये फैसला करना है। जब हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आम तौर पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके जन्म पे आपको जो माँ बाप ने नाम दिया, मुझे वो नाम चाहिए, चाहे आपने उसके बाद दिन में 10 जिंदगी में 6 बार अपने नाम बदले हो, मुझे वो नाम चाहिए। मैं उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी करूंगी। क्यों? क्योंकि वो नाम आपके माँ बाप ने, चाचा चाची, बुआ मासी, किसी ने भी दिया हो, दादा नाना, किसी ने भी दिया हो, पर असल में वो नाम उनको देने के लिए आपके हायर सेल्फ ने उनके हायर सेल्फ को बोला। ऐसा होता है, ये मत सोचना कि उन आपका हायर सेल्फ उनके हायर सेल्फ को नहीं बोल देता, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ आता है। तो उन आपके हायर सेल्फ ने या उस बच्चे के हायर सेल्फ ने उनको उनके हायर सेल्फ को बोला, और उनके हायर सेल्फ ने उनके दिमाग में डाला ये नाम सही है, ये नाम दो बच्चे को। क्योंकि क्यों?
उसकी किस्मत तो उन्होंने ऑलरेडी लिख दी है। तो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं इस नाम से थोड़ी मुश्किलें आएंगी, ये वाला नाम ज्यादा बेहतर है, कितना भी माथा फोड़ लो दीवार पे, वो लोग वही नाम देंगे चाहे उससे मुश्किलें आए। ये एक बार नहीं, बहुत बार जब मैंने बेबी नेम्स किए हैं तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कितना भी सर फोड़ती रहूं कि नहीं भाई, इससे बच्चे को ये मुश्किलें आ सकती हैं, आप ये नहीं ये नाम दे दो और उसमें ये स्पेलिंग चेंज कर दो, नहीं सुनते हैं। बहुत सारे कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोगों ने मानी है मेरी बात, और दे आर नॉट इन टच, बट आई होप दैट द चाइल्ड इज हैप्पी। बट आम तौर पे लोग नहीं मानते हैं। हाँ, उससे मैं उस बच्चे की हो सकता है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि वो मेरे पास न्यूमरोलॉजी करने आएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक एक पल तो लिखा हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या हायर सेल्फ ने लिखा है। तो उसमें उत्प्रेरक डालने हैं या ब्लेसिंग्स डालने हैं, वो हायर सेल्फ डालेगा। उसके आगे the connections that each entity has with other aspects of an infinite being, that is the self, are unending. So that free will is, shall we say, that icon of deity which expresses the feminine, the ever moving, the fructifying. ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, द कनेक्शंस दैट ईच एंटिटी हैज विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्फिनिट बीइंग, हम सभी जो हैं, हम अनंत रचेता हैं, हम सभी, क्योंकि 75,000 साल से हम जिंदगी जी रहे हैं, और शायद उससे पहले किसी और ग्रह पर जी रहे हों, और शायद उससे पहले किसी और ग्रह पर हो, किसी और घनत्वता में हो। तो हम अनंत रचेता तो अनंत है, और उसका कोई अंत नहीं है समय का। हम भी इन्फिनिट हैं, अनंत हैं, और हमारा सामने किसी और के साथ जो भी कनेक्शन होगा, वो जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो आज आपने, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी तीसरी घनत्वता की जिंदगी का ये लेखा जोखा खत्म करना चाहते हैं ना, तो अपने कर्मों को खत्म करो। अपने कर्मों को खत्म किया नहीं जाता, अनएंडिंग है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर प्यार करते रहो, लेकिन खत्म कैसे करना है? खत्म ऐसे करना है कि सामने वाले ने कुछ बुरा किया, करने दो, माफ कर दो, टाटा बाय बाय। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप टाटा बाय बाय भी नहीं बोल सकते हो, तो ऐसे में बर्दाश्त करना पड़ेगा और उन्हें माफ करते रहना पड़ेगा, उन्हें लव लाइट भेजते रहना पड़ेगा कि कभी तो ये इंसान समझेगा या बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो कोई बात नहीं, आपको तो अपने कर्म खत्म करने हैं ना। तो आपकी अंदरूनी जिंदगी, आंतरिक जिंदगी और बाहर की जिंदगी में आपको अपने कर्मों को खत्म करना है, क्योंकि जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था, कर्म सिर्फ बाहर से नहीं होता, वो आपकी सोच से होता है, आपके मन से होता है, आपने क्या इंटेंशन ली है, आपकी वाणी से होता है, और आपके कर्मों से होता है। तो ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिससे आपका किसी के साथ कर्म का बंधन बन जाए। इस कर्म के बंधन को ऋणानुबंध कहते हैं। कर्म का ये जो बंधन होता है, ये नजर नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि जहां पर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा अच्छा बुरा, अच्छा किया तो बहुत अच्छा, बुरा किया तो एक सिल्वर कलर की तार आप दोनों को जोड़ती है, कभी रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है, कभी नाभि से जोड़ती है। वो नजर नहीं आती हम लोगों को, लेकिन दो लोगों के बीच एक तार सी जुड़ जाती है, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ आपके खून की हो, और चाहे एक अनजान इंसान ने आपको कहीं राह चलते कुछ उल्टा सीधा कह दिया और आप परेशान होकर घर आए, और एक पूरे 24 घंटे तक आप उबलते रहे गुस्से में कि उसने मुझसे क्यों कहा। वो आपका कुछ भी नहीं लगता, आपने उसको जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उसके एक्शन से आपके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, भले आपने उसको नहीं दिया, पागल होगा, मन में गाली दे दी, क्या करूं, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, वो एक तार जुड़ गई, उसको वहीं पर काटना है, दिमाग से झटक देना है। और इसीलिए जब आप कभी कभी मेडिटेशन करने से पहले अपने
बॉडी के अंगों को झटकना, स्किपिंग की तरह उछल कूद करना, आपकी पूरी बॉडी को स्वे करना म्यूजिक के साथ अच्छा होता है, बिकॉज दैट वे। और अगर आप इंटेंशन से करो कि अच्छा जाने दो, गया, कट, आई कट दिस, लेट्स लेट दैट गो, और अपने दिमाग से आप निकाल देते हो। कभी कभी होता है ना, दिमाग में कोई बात आई तो आप सर को ऐसे झटकते हो, तो आप कहते हो फॉरगेट इट। सो उस तरह से उसको निकाल देना ही बेहतर है, क्योंकि वरना आपके कर्म का लेखा जोखा, आपका जो हिसाब किताब है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है कि आप कितना भी कर लो, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी कर्म को पूरा करने के लिए आपको तीसरी घनत्वता में, अगर वो इंसान तीसरी में रह गया, तो वापस आना पड़े। और वापस आओगे तो आपका पर्दा लगा होगा, तो आप तो सब भूल जाओगे, तो आप तो फिर चक्रव्यूह में फंस जाओगे। इसलिए जाना ही है, हार्वेस्ट होने वाली है। जिस जिस का कभी भी दिल दुखाया हो, उनको फोन करके या मिल के उनसे ये कह देना बेहतर है कि जो भी हुआ, कभी मैंने जाने अनजाने दिल दुखाया तो मुझे क्षमा करना। ये हुआ आपका, उसके साथ आपने ऋणानुबंध का अंत किया। और अगर कोई मर चुके हैं, कोई फैमिली वाले हैं, बुजुर्ग थे, उनके साथ भी एक बार कभी ऐसा कर लेना बेहतर होता है। आमतौर पे न्यू मून पे करते हैं या फुल मून पे करते हैं कि लिख देते हैं, उनका नाम लिखते हैं, और उनसे अगर कोई मन में बात है तो बोल दो, नहीं तो हो सकता है उन्होंने आपका दिल दुखाया हो, तो उसमें लिख दो कि जाने अनजाने आपने मेरा या मैंने आपका दिल दुखाया, तो मुझे क्षमा करें और मैं आपको क्षमा करती हूँ। उसमें भी मेरी कोई सीख होगी। ये आपने कर दिया और वो पेपर को आपने जला दिया। जलाने का मतलब क्या है कि आपने 5 तत्वों को उस पेपर को दे दिया। तो जब आपने 5 तत्वों को उस पेपर को दे दिया, तो वो एक तरह से आपने कॉर्ड काट दी। I know I'm explaining a lot, but this is important. The connections that each entity has with other aspects of an infinite being, that is the self, are unending. So that free will is, shall we say, that icon of deity which expresses the feminine, the ever moving, the fructifying. How would I read this now? इसको हिंदी में जब मैंने ट्रांसलेट किया तो इसमें लिखा है, प्रत्येक इंसान के अन्य पहलुओं के साथ जो संबंध हैं, अनंत सत्ता अर्थात स्वयं अनंत है, इसलिए वह स्वतंत्र इच्छा है। क्या हम मान लीजिए देवता का वह चिन्ह जो स्त्रीत्व को अभिव्यक्त करता है, सदैव गतिशील रहता है। आई थिंक व्हाट इट्स ट्राइंग टू से कि फेमिनाइन जो होती है वो बेसिकली रिसीवर होती है, फेमिनाइन पैसिव होती है, फेमिनाइन रिसीवर होती है। आज ही मैंने पोस्ट शेयर किया बैलेंस एंड पोलैरिटी का। तो बैलेंस एंड पोलैरिटी में एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। अब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि मर्द है औरत है, उसका मतलब है कि एक्टिविटी है, इंट्यूशन है, गिवर है, रिसीवर है। सॉरी, दिस इज मैस्कुलाइन, दिस इज फेमिनाइन, राइट साइड इज मैस्कुलाइन, लेफ्ट साइड इज फेमिनाइन। गिवर, रिसीवर, एक्शन, इंट्यूशन, लॉजिक, इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में ये जो कर्म है ये कभी खत्म नहीं होता, और जो फ्री विल होती है वो एक देवी की तरह अपना प्रेम और हमेशा चलता हुआ द एवर मूविंग द फ्रुक्टिफाइंग आईटी ऑफ डेटी, देवी की तरह माफ करते हुए या उसे अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया। मैं पा से पूछूंगी, अगर मैं कहीं गलत हूं तो अगले सेशन में मैं इसे करेक्ट कर दूंगी। ओके, गुड बाय।